हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने द नॉलेज हब पर लेकर आया हूँ बीपीएससी टेस्ट सीरीज़ का सेकंड टेस्ट टेस्ट 2। तो पहला टेस्ट जो था वो 20 क्वेश्चंस का था, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी पे बेस्ड। ठीक उसी तरह से उसी पैटर्न पर आधारित ये टेस्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट 2। हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग्स। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, लॉर्ड कैनिंग। देखिए लॉर्ड कैनिंग जो हैं वो फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया है। ऐसा क्यों? तो 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम है उसके तहत वाइसराय के पद को ईजाद किया गया था, क्योंकि अब भारत जो है सीधा ब्रिटिश की पार्लियामेंट थी उसके द्वारा गवर्न हो रहा था और महारानी के अधीन आ गया था पूरा का पूरा। तो महारानी के अधीन आने के कारण ये यहाँ पर महारानी के प्रतिनिधित्व करते थे वाइसराय। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन था लॉर्ड डलहौजी, तो डलहौजी के समय एक सिद्धांत थी जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था कि अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं होता था, मूल उत्तराधिकारी नहीं होता था, तो उस राज्य को हड़प लिया जाता था, जिसको हड़प नीति भी कहा गया है, व्यपगत का सिद्धांत भी कहा गया है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन? डलहौजी। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन था विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ये भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को बदलकर भारत का गवर्नर जनरल किया गया। तो विलियम बेंटिक ऐसे में पहले गवर्नर जनरल हो जाते हैं। और विलियम बेंटिक के समय दो काम आपको और ध्यान रखना है। एक सप्रेशन ऑफ ठग्स, ठगों का कैप्टन स्लीमैन के द्वारा उन्होंने ठग जो थे बहुत सारे उनको एकदम से रोका था, सप्रेस किया था। और दूसरा राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा के विरोध में कानून बना था, वो भी विलियम बेंटिक के समय ही। इसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स जो लास्ट ऑप्शन था अपना, वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1772-73 में, उसके द्वारा बंगाल में गवर्नर जनरल के पद को स्थापित किया गया था और वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल। जो सेकेंड क्वेश्चन है कि हु रोट द बुक इंडिका। अब ये एंशिएंट इंडिया से क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास कल्हन, चाणक्य, विशाखदत्त, मेगास्थनीज। आपको बताना है जल्दी से इसका सही आंसर कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज इसका सही आंसर है इंडिका। देखिए मेगास्थनीज कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था, जो अलेक्जेंडर का जनरल था। तो सेल्यूकस निकेटर की बेटी से विवाह भी किया था, मैरिजल अलायंस स्थापित किया था, वैवाहिक राजनीतिक संबंध स्थापित किया था सेल्यूकस निकेटर के साथ। तो सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक दूत भेजा था उसके दरबार में जिसका नाम था मेगास्थनीज, और इसी मेगास्थनीज ने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन था कल्हन। कल्हन ने किताब लिखी है राजतरंगिणी। ये जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र पर आधारित ये किताब है राजतरंगिणी। विशाखदत्त थर्ड ऑप्शन था विशाखदत्त। तो विशाखदत्त ने लिखा है दो किताब। एक जो है वो है मुद्रा राक्षस। इस मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूरा विस्तार से बताया गया है। एक इंटरेस्टिंग बात ये भी बताई गई है कि चंद्रगुप्त मौर्य डेली थोड़ा थोड़ा विष पिया करते थे, और जिस कारण से उनका जो बेटा हुआ है उनके पूरे चेहरे पर बिंदु हो गया है और उसका नाम रखा गया है बिंदुसार। ऐसे ही देवी चंद्रगुप्तम में उन्होंने चंद्रगुप्त प्रथम जो गुप्त वंश के हैं वास्तविक संस्थापक, और उनके बेटे समुद्रगुप्त जिनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इनके बारे में जिक्र है देवी चंद्रगुप्तम में। इसके बाद चाणक्य। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त उनका ओरिजिनल नेम था। कौटिल्य नाम से इन्होंने अर्थशास्त्र लिखी है। इस अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स की बात नहीं है, इसमें राजनीति की बात है कि किस तरह से राजा को साप्तांग थ्योरी, साप्तांग सिद्धांत पर आधारित प्रशासनिक व्यवस्था चलानी चाहिए, राजकाज चलाना चाहिए। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? आंसर में ऑप्शन हैं आपके पास दादा भाई नेहरूजी और फिरोज मेहता, वीएस चिपलुंकर, जीजी अगरकर, बाल गंगाधर तिलक, सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है नानाजी देशमुख, केशव बलिराम हेगड़ेवार, एमएन रॉय एंड हसरत मोहानी।
ये आपके 4 ऑप्शंस हैं, जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, वीएस चिपलुंकर, जीजी अगरकर, बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस से पहले इसी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से जुड़े हुए थे और इस डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी ने पूना में फर्ग्यूसन कॉलेज स्थापित करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट, हु वॉज द एडिटर ऑफ बंगाल गैजेट? बंगाल गैजेट पत्रिका के संपादक कौन थे? जेम्स ऑगस्ट हिक्की, एमजी रानाडे, जी सुब्रमण्यम अय्यर, सरदार दयाल सिंह मजीठिया। जल्दी से दीजिए इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है जेम्स ऑगस्ट हिक्की। ए ऑप्शन इज करेक्ट, जेम्स ऑगस्ट हिक्की। तो अब देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए जेम्स ऑगस्ट हिक्की जो थे उन्होंने 1780 में पूरे एशिया का पहला पत्रिका बंगाल गैजेट के रूप में पब्लिश किया था। और बाकी के जो ऑप्शंस हैं जैसे एमजी रानाडे इंदु प्रकाश चलाते हैं, और जी सुब्रमण्यम अय्यर ये द हिंदू जो आप पढ़ते हैं आज की डेट में उसके फाउंडर हैं जी सुब्रमण्यम अय्यर, और सरदार दयाल सिंह मजीठिया ये द ट्रिब्यून के फाउंडर हैं। 1881 के आसपास द ट्रिब्यून को इस्टेब्लिश किया गया था और लाला लाजपत राय भी इससे जुड़े हुए थे। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर भारत में सबसे पहली पत्रिका पूछे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल गैजेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ होम रूल लीग इन बिहार? बिहार में होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे या अध्यक्ष कौन थे? गंगा शरण सिंह, मौलाना मजरूल हक, स्वामी सहजानंद सरस्वती, सच्चिदानंद सिन्हा। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। बीपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा संभावित हैं, प्रोबेबल है इसका आना। तो इसका सही आंसर है बी, मौलाना मजरूल हक। 1905 से 1925 तक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है पटना के क्षेत्र में मौलाना मजरूल हक ने। असहयोग आंदोलन में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। और बाकी के ऑप्शंस जैसे गंगा शरण सिंह, देखिए गंगा शरण सिंह जो हैं वो को फाउंडर हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के, ये जयप्रकाश नारायण और राजेंद्र प्रसाद से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। इसके बाद स्वामी सहजानंद सरस्वती, देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती जो हैं ये बिहार किसान सभा हो 1929 में उसकी स्थापना इन्होंने की है, या ऑल इंडिया किसान सभा हो लखनऊ में इसकी स्थापना इन्होंने 1936 में की है। और सच्चिदानंद सिन्हा के लिए क्वेश्चन इस साल के बीपीएससी में भी आया था कि क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार कौन है, आधुनिक बिहार का निर्माता कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा ये वही हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रोविजनल प्रेसिडेंट के रूप में, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सबसे पहले स्थापित किए जाते हैं 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 6, द मोस्ट लर्नेड सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत हु वॉज एक्सपर्ट इन एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड आयुर्वेदा? दिल्ली सल्तनत के सबसे विद्वान सुल्तान जो खगोल विज्ञान, गणित और आयुर्वेद के विशेषज्ञ थे। फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, खिजर खान। जल्दी से दीजिए इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। ये विद्वान तो बहुत बड़े थे, लेकिन इनको पगला बादशाह भी कहा जाता है। इनको विपरीत चरित्रों का मिश्रण में था ऐसा कहा जाता है। प्रिंस ऑफ मनियर्स इनको कहा जाता है। तो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन कि मोहम्मद बिन तुगलक को और भी डिफरेंट नामों से जाना जाता है। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ऑप्शन में था, तो फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है नहरों का राजकुमार, प्रिंस ऑफ कैनाल, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में नहरों का जाल बिछाया था फिरोज शाह तुगलक ने, अतः इन्हें नहरों का राजकुमार कहा जाता है। इसके बाद बहलोल लोदी, ये हैं लोदी वंश के संस्थापक जिसकी स्थापना 1451 में की गई, और खिजर खान हैं सैयद वंश के संस्थापक जिसकी स्थापना 1414 में की गई। क्वेश्चन नंबर 7, हु एस्टैब्लिश्ड जौनपुर सिटी? ऑप्शंस है अकबर, घियासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। तो जल्दी से बताइए जौनपुर की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक, सी। इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। देखिए फिरोज शाह तुगलक ने और भी काफ़ी सारे शहर बसाए हैं, जैसे कि फिरोजपुर, फिरोजाबाद, जौनपुर, हिसार। इसके बाद अकबर ने फतेहपुर सिकरी बसाया था, जहाँ पर बुलंद दरवाज़ा, ये पूरा का पूरा फतेहपुर सिकरी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, विश्व विरासत स्थल में भी शामिल है। घियासुद्दीन तुगलक इसने दिल्ली के नज़दीक तुगलकाबाद बनाया था, और सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी 1504 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
विच मुगल एम्पायर अनाउंस्ड मजहरनामा, मजहरनामा की घोषणा किस मुगल सम्राट ने की है? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर है अकबर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अकबर। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, मजहरनामा क्या था? तो ये एक धार्मिक कानून सिद्धांत था, मतलब डॉक्ट्रिन था रिलीजियस लॉ के ऊपर। अकबर ने कहा कि जितने भी इस्लामिक लॉज हैं उसका व्याख्याकर्ता कौन होगा? अकबर होगा। ही विल बी द ओनली इंटरप्रेटर ऑफ इस्लामिक लॉज। इसी को कहा गया मजहरनामा, और खुद को कहा कि चूंकि मैं इंटरप्रेटर हूं तो दैट्स वाई मेरा जो उपाधि होगा वो होगा इंसान कामिल का। खुद को इंसान कामिल बताया, और मजहरनामा की अब से इस्लामिक लॉज का पूरा व्याख्याकर्ता अकबर हो जाएगा। इसके बाद जहांगीर ने आगरा फोर्ट में बनाया था जंजीर ए अदल। इसको जहांगीर को कहा जाता है सबसे न्यायप्रिय राजा। तो ऐसे में इसने आगरा फोर्ट में न्याय की जंजीर या जंजीर अदल बनवाया था कि कोई भी फरियादी किसी भी वक्त फरियाद करता तो जहांगीर उसी समय उसको न्याय देता था। इसके बाद शाहजहां के काल को कहा जाता है मुगल काल का स्वर्णिम काल, क्योंकि इनके समय बहुत सारे आर्ट एंड आर्किटेक्चर का काम हुआ है। आगरा का ताजमहल हो या मोती मस्जिद हो, दिल्ली का लाल किला हो या जामा मस्जिद हो, ये सब शाहजहां के समय बनाए गए। और औरंगजेब ने खुद उपाधि ली है आलमगीर की। आलमगीर का मतलब होता है विश्व विजेता। और साथ के साथ औरंगजेब ने जिंदा पीर उसको कहते थे लोग, कि वैसे वो काफ़ी ज़्यादा संतों की तरह रहता था औरंगजेब। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस को मैंने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से बताइए कि किस सुल्तान ने अलाई द्वार बनवाया था, अलाई दरवाजा बनवाया था कुतुब मीनार के पास? विच सुल्तान कंस्ट्रक्टेड अलाई दरवाजा नियर कुतुब मीनार? रजिया सुल्तान, जलालुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी, डी। इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी, डी। अब देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में मालिक काफूर को परचेज किया था। अलाई दरवाज़ा तो बनवाया ही बनवाया है, साथ के साथ गुजरात जीता है 1299 में, और वहाँ से मालिक काफूर को ख़रीदा है। मालिक काफूर को 1000 दिनार में ख़रीदा, इसलिए मालिक काफूर को कहा जाता है 1000 दिनारी। और 1000 दिनारी में जो 1000 दिनारी जो है मालिक काफूर, उसने रामेश्वरम तक जीत कर दिया है किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। तो अलाउद्दीन खिलजी को पूरे भारत का राजा बनाने वाला ही कौन है? मालिक काफूर। इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी भी ऑप्शन में था, तो ये खिलजी वंश के संस्थापक हैं, इसी अलाउद्दीन के चाचा हैं, और 1290 में जो खिलजी वंश बना है उसके संस्थापक हैं। इसकी हत्या कर देता है अलाउद्दीन 1296 में और बन जाता है सुल्तान। इसके बाद रजिया सुल्तान भी ऑप्शन में था। ये सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी हैं, और रजिया सुल्तान मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासक भी हैं, फर्स्ट विमेन रूलर भी हैं मिडीवियल इंडिया की। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में मैंने अपने पहले टेस्ट में भी बताया है, तो आप जरूर देखिएगा उस टेस्ट को भी। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का तो संस्थापक है, मोहम्मद गौरी का गुलाम है। साथ के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है लाख बख्श, क्योंकि जब कभी भी वो किसी से प्रसन्न होता था तो लाख स्वर्ण मुद्राएं दान में देता था, लाख रुपीस दान में देता था। तो इसके बाद उसकी मृत्यु जो है वो चौगन या पोलो खेलते हुए हुई है। लाहौर से अपना शासन चलाता था कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच विल बी द इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन मिशन टू स्पेस? अंतरिक्ष में भारत का पहला मानव मिशन कौन सा होगा? गगनयान, नाविक, चंद्रयान, मंगलयान। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। ये मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लिया है क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है गगनयान। इसका सही आंसर है गगनयान। देखिए 2022 में भारत पहली बार मानव को भेजेगा स्पेस में, और इसके लिए पूरा खाका तैयार कर लिया गया है, और ह्यूमन स्पेस सेंटर भी बना लिया गया है इसरो के हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। और साथ के साथ जो अलग ऑप्शंस थे, नाविक। नाविक एक 7 सैटेलाइट का समूह है जो कि भारत के लिए अपने नेविगेशन का काम करेगा, जैसे जीपीएस यूएस का है, या ग्लोनास रशिया का है, या बैजू ये चाइना का है। तो ऐसे ही नाविक जो है वो इंडिया का होगा। ठीक है, तो नाविक जो है वो इंडिया का होगा। नेक्स्ट चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 भारत ने चंद्रयान 1 भेजा था 2008 में, फिर चंद्रयान 2 भेजा लैंडर और रोवर को मून के कक्षा में प्रतिस्थापित करने के लिए। तो हालांकि ये बहुत ज़्यादा सफल मिशन नहीं माना जा रहा है, लेकिन फिर भी भारत
काफ़ी हद तक इसमें अचीवमेंट पाया है। नेक्स्ट जो है मंगलयान। मंगलयान भेजने वाला भारत चौथा देश है। खासकर चाइना का भी न्यूज़ में है कि चाइना भी मंगलयान भेजने वाली है, तो लेकिन भारत ने पहले भेज लिया है। तो एशिया में पहला कंट्री बना भारत जो भेजता है कहाँ पर, मंगलयान भेजता है। इससे पहले रूस या यूरोपियन स्पेस एजेंसी या यूएसए ने भेजा था, भारत ने पहली बार भेजा, चाइना से पहले भेज लिया। ठीक है, चौथी कंट्री बनी थी भारत उस समय। नेक्स्ट, लोकसभा स्पीकर सबमिट रेजिग्नेशन टू। लोकसभा अध्यक्ष किसको इस्तीफा सौंपता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा सेक्रेटरी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा सचिव। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के उपाध्यक्ष। ऐसा क्यों? तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपते हैं और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। ऐसे ही लोकसभा स्पीकर डिप्टी स्पीकर को और डिप्टी स्पीकर लोकसभा स्पीकर को। साथ के साथ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री के इस्तीफे के साथ ही पूरे मंत्रिपरिषद का इस्तीफा हो जाता है। मतलब अगर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो उस समय का मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खत्म हो जाता है। फिर जो नया प्रधानमंत्री बनेगा उसके हिसाब से मंत्रिपरिषद डिजाइन होगा। इसके बाद द प्रोविजनिंग, क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोविजनिंग पावर ऑफ प्रोविजन फॉर पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? आर्टिकल 72, 52, 61, 73। जल्दी से दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर कि क्षमा शक्ति का प्रावधान किस आर्टिकल में है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए। अब देखिए राष्ट्रपति का जो पार्डनिंग पावर है वो 5 तरह का है। कौन कौन सा? तो ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहला है क्षमा। क्षमा का मतलब होता है पूरी तरह से किसी को दोष मुक्त करना, कंप्लीट एक्सोनरेशन। इसके बाद कम्यूटेशन, लघुकरण। लघुकरण का मतलब है कि सजा को हल्के रूप में बदल देना। मतलब किसी को अगर मृत्युदंड मिला है तो उसको अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया, आजीवन कारावास कर दिया गया, तो कहेंगे कम्यूट किया गया है। रेमिशन का मतलब होता है परिहार। मतलब किसी विशेष आधार, मतलब विदाउट चेंजिंग कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब क्या है? बिना सजा के चरित्र को बदले हुए सजा के अमाउंट को कम कर देना। मतलब क्या है कि अगर किसी को रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, कैद मामशक्कत है 10 साल का, उसको अगर घटा के 7 साल का कर दिया गया, सश्रम दंड जिसको कहते हैं, तो वो रेमिशन के अंतर्गत आ जाएगा। रिस्पाइट का मतलब है कि किसी विशेष आधार पर सजा को कम करना, जैसे प्रेगनेंसी ऑफ वुमेन। ठीक है। इसके बाद है रिप्रीव। रिप्रीव का मतलब होता है प्रविलंबन। मतलब सजा को टेम्पररी डिले, मतलब अस्थायी तौर पर कुछ उसमें देरी लाना। तो ये 5 तरह के अधिकार हैं राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 72 के अंतर्गत। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछे कि भारत के राष्ट्रपति पद की जो व्यवस्था की गई है किस आर्टिकल के तहत, तो आंसर है आर्टिकल 52। इसके बाद आर्टिकल 61 है कि राष्ट्रपति के खिलाफ अगर महाभियोग लाना है, इम्पीचमेंट लाना है, तो आर्टिकल 61 बताता है कि किस तरह से राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। और आर्टिकल 73 कहता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी तरह के पावर का डिस्कस नहीं करता है कि केंद्र या राज्य के बीच किसके पास ये पावर होगा, तो ऐसी शक्तियाँ जो संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई हैं वो सीधा का सीधा केंद्र के पास चली जाएगी, यूनियन के पास चली जाएगी। ये रेसिडुअरी पावर टू द यूनियन हो जाता है, आर्टिकल 73। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नीदर बी डिसॉल्व नॉर बी अबॉलिश्ड। निम्नलिखित में से कौन सा ना तो भंग किया जा सकता है ना ही समाप्त किया जा सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, जल्दी से बताइए किसको ना तो भंग कर सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है राज्यसभा। राज्यसभा इसका सही आंसर है। देखिए लोकसभा या विधानसभा, इसको आप 5 साल के बाद डिसॉल्व करते हैं, फिर से चुनाव होता है और फिर से नए लोग चुनकर आएंगे। जो राज्यसभा है वो उसका आर्टिकल 80 के तहत प्रावधान किया गया है और ये कहा गया है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन होगा जिसमें हर 1/3 सदस्य 2 साल के बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। तो ये आर्टिकल 80 के तहत है। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। इसके बाद लोकसभा या विधानसभा है तो 5 साल के बाद वो भंग होते हैं, चुनाव होता है पीरियोडिकली। विधान परिषद जो है वो हर एक राज्य में नहीं है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सब राज्यों में है लेकिन बाकी राज्यों में नहीं है। ठीक है। तो ये एक तरह से यूनिफॉर्म नहीं है, राज्य के ऊपर है,
हाल में उड़ीसा ने कहा है कि हमारे पास भी विधान परिषद होना चाहिए। तमिलनाडु में भी इस तरह के रेजोल्यूशंस देखे गए हैं हाल के समय में। पहले तमिलनाडु में बना, फिर हटाया गया, फिर अब रेजोल्यूशन लाया जा रहा है। तो ऐसे में ये यूनिफॉर्म नहीं, इसको हटाया जा सकता है, विधान परिषद को खत्म किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी? लोक लेखा आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये करंट का क्वेश्चन हो गया। अधीर रंजन चौधरी, मुरली मनोहर जोशी, मल्लिकार्जुन खड़गे, पीसी घोष। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अधीर रंजन चौधरी। देखिए अधीर रंजन चौधरी ये कांग्रेस के लीडर हैं। 1966 से एक प्रावधान है कि जो भी व्यक्ति अपोजिशन में होगा वही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो ऐसे में अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस से हैं, तो इनको लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इनसे पहले थे मल्लिकार्जुन खड़गे, और मल्लिकार्जुन खड़गे ये पूर्व में रेल मिनिस्टर भी रह चुके हैं और कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। मुरली मनोहर जोशी सर्वाधिक समय तक लोक लेखा समिति के अध्यक्ष रहे हैं, और पिनाकी चंद्र घोष ये भारत के पहले लोकपाल थे। एक चीज़ और मैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में बताता हूँ, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कि इसमें लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। टोटल 22 सदस्य होते हैं इसमें। साथ के साथ लोक लेखा समिति का काम ये होता है कि जो सरकार के खर्चे को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ऑडिट करता है उसको पूरी तरह से स्टडी करती है लोक लेखा समिति, और उसमें से कहते हैं कि एक तरह से विश्लेषण, अपना विश्लेषण लोकसभा के पटल पर रखती हैं। तो एक तरह से चेक एंड बैलेंस का काम होता है। सरकार जो खर्चा करेगी लोक लेखा समिति उसको स्टडी करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इंडिया इज एट विच रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? 2020 में जो ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया है उसमें भारत किस स्थान पर है? 138, 142, 140, 144? जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी। देखिए भारत जो है प्रेस स्वतंत्रता में साल दर साल नीचे की तरफ जा रहा है। 2018 में 138 था, 138 था, फिर 2 पायदान गिरा 2019 में 140 हुआ, फिर 2 पायदान गिर गया 2020 में 142। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये भारत के लिए थोड़ा सा चिंतनीय विषय है, क्योंकि जो प्रेस है, जो मीडिया है, वो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मानी जाती है, और उनका अगर फ्रीडम कम होता है तो ये हमारे लिए सही नहीं है। तो ऐसे में इंडिया साल दर साल गिर रहा है। एक चीज़ और कि इस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर एक एनजीओ है जो कि पेरिस में बेस्ड है, वही इसको जारी करता है हर साल। क्वेश्चन नंबर 16, द कोस्टल रीजन ऑफ केरला इज कॉल्ड? केरल के तटीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कोंकण, कोरोमंडल, उत्कल, मालाबार? जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मालाबार। इसका सही आंसर है मालाबार। अब बाकी के भी देख लेते हैं कि मालाबार केरल के तटीय क्षेत्र को, कोंकण महाराष्ट्र और गोवा के तटीय क्षेत्र को, उत्कल उड़ीसा के तटीय क्षेत्र को, और कोरोमंडल तमिलनाडु, हालांकि कुछ हिस्सा इसमें आंध्र प्रदेश का भी आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच कैनाल और स्ट्रेट कनेक्ट्स रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी? कौन सी नहर या जल डमरू मध्य लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती हैं? पनामा कैनाल, स्वेज कैनाल, मलक्का स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट? पनामा नहर, स्वेज नहर, मलक्का जल डमरू मध्य और पाक जल डमरू मध्य? जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है स्वेज नहर। देखिए स्वेज नहर जो है वो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती हैं, और मिस्र ने इसको 1956 में नेशनलाइज कर लिया था। मतलब क्या है कि स्वेज नहर पर पूरा अधिकार मिस्र का है, इजिप्ट का है। और एक चीज़ और, ये स्ट्रेटेजिकली यूरोपियंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा किलोमीटर इनके सेव हुए, हज़ारों किलोमीटर इनके बच गए, क्योंकि ये पूरा अफ्रीका वाले रास्ते से घूम कर आते थे, समुद्री रास्ते से, वो इनका काफ़ी सेफ हो जाता है और सीधा यूरोप से कनेक्टेड है मेडिटेरेनियन सी, और फिर रेड सी में आते हुए पूरा अरेबियन सी में इनका कनेक्शन हो जाता है। तो एशिया से ये बहुत जल्दी जुड़ गए, बहुत ज़्यादा इनका डिस्टेंस कम हो गया। इसके बाद पनामा नहर जो है ये कैरेबियन सागर और पैसिफिक ओशन, मतलब प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर को जोड़ती हैं। कैरेबियन सागर हालांकि अटलांटिक महासागर का हिस्सा माना जाता है, तो अगर ऑप्शन में अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर हो तो वो भी करेक्ट होगा। इसके बाद पाक जल डमरू मध्य जो है, पाक जल संधि जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में है, और मलक्का स्ट्रेट जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया जाने का रास्ता है, समुद्री रास्ता है। मलक्का स्ट्रेट एक तरफ मलेशिया सिंगापुर और दूसरी तरफ इंडोनेशिया के द्वीप मलक्का स्ट्रेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18,
कूलगार्दी इज अ फेमस गोल्ड माइन, इट इज़ प्रेजेंट इन। कूलगार्दी एक प्रसिद्ध सोने की खान है, यह मौजूद है चाइना, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से में कूलगार्दी है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वहाँ एक स्टेट है, वहीं पर है कूलगार्दी। इसके बाद इंडिया में जो गोल्ड माइन है वो मेनली कर्नाटक है, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा गोल्ड प्रोड्यूस होता है इंडिया में। हुत्ती और कोलार। कोलार के लिए एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, कोलार खदान जो है भारत का सबसे गहरा खदान भी है, डीपेस्ट माइन ऑफ इंडिया है। साथ के साथ यूएसए और चाइना भी ऑप्शन में मैंने इसलिए डाला था कि सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व माना जाता है कि यूएसए में है, और सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो चाइना करती हैं। जब कभी भी इन दोनों के बीच में आप देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट होता है, ट्रेड वॉर होता है, तो गोल्ड का प्राइस ऊपर की तरफ भागता चला जाता है, जो कि हाल फिलहाल में देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मणिपुर, इसका सही आंसर है मणिपुर। देखिए मणिपुर में ये जो पार्क है उसका नाम है किबुल लैम्जो, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, किबुल लैम्जो। ये किबुल लैम्जो राष्ट्रीय उद्यान जो है ये लोकतक झील के ऊपर तैर रहा है, वो जो फुमदीज होते हैं उनसे बना है ये, और इसके ऊपर संघाई डियर को डांस करते हुए देखा जाता है, बहुत ही आकर्षक दृश्य होता है। हालांकि इसमें कुछ कंस्ट्रक्शंस की बात हाल ही में केंद्र सरकार ने की है ताकि इसको और टूरिज्म के पर्पज से डेवलप किया जाए। इसके बाद जो इसमें संगाई डियर है, संगाई डियर यहाँ का स्टेट एनिमल भी है, और डांसिंग डियर भी इसको कहते हैं, नृत्य करने वाला हिरन भी कहते हैं, वो भी किबुल लैम्जो राष्ट्रीय उद्यान में ही पाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन आज का कि विच स्टेट ऑफ इंडिया शेयर्स मैक्सिमम बॉर्डर विथ बांग्लादेश। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अधिकतम सीमा साझा करता है? पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, त्रिपुरा। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। कुछ चीज़ें और आपको ध्यान रखनी है कि बांग्लादेश और भारत की जो सीमा है वो है 4096 किलोमीटर की। भारत अगर किसी देश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है लैंड बॉर्डर तो वो है बांग्लादेश। ऐसे में बांग्लादेश किस राज्य के साथ? तो पश्चिम बंगाल। और एक और राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, उसका नाम है त्रिपुरा। तो ऐसा भारत में एकमात्र राज्य है जो 3 तरफ से किसी और देश से घिरा हुआ हो, वो है त्रिपुरा। तो इसके साथ ही आपका ये 20 क्वेश्चंस का सीरीज टेस्ट नंबर 2 बीपीएससी टेस्ट सीरीज 2 वो खत्म होता है। थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।